हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में मैं ए.के. पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। बिहार सरकार ने एक नया पद सृजन किया है, एईडीओ का, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का। और इसी अवलोकन में 935 पोस्ट बीपीएससी ने वैकेंसी के तौर पे निकाली है, जिसका एग्जाम जनवरी के महीने में होना निश्चित हुआ है। इस एग्जाम को एक ही स्तर में लिया जाएगा। इसमें ना कोई पीटी होगा, ना कोई वाइवा होगा। एक एग्जाम होगा और उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। यह एग्जाम एक स्नातक स्तरीय है, ग्रेजुएट लेवल है। तो जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। इस एग्जाम में जो एईडीओ का है, यह एग्जाम में 3 पेपर होगा। हर पेपर 2 घंटे का होगा। जितना पेपर है ये सारा का सारा 2-2 घंटे का होगा। फर्स्ट पेपर में हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम होगा। दूसरे पेपर में जीएस का एग्जाम होगा और तीसरा में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो पहला पेपर है इसमें हिंदी से 70 क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस होंगे। यह एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें इस 70 में भी 30% मार्क्स लाना होगा। 70 का 30% मतलब 7 या 21, यानी क्वालिफाई करने के लिए 21 से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। और इंग्लिश में भी आपको 30% मार्क्स लाना होगा, यानी 9 नंबर से ऊपर इंग्लिश में आना चाहिए। तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। मुख्य स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा ये 2 होगा, जो 100-100 मार्क्स का है। 100-100 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। इस 100-100 क्वेश्चंस के एग्जाम में 100 क्वेश्चन जीएस का होगा और 100 क्वेश्चन में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। इस मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन में मेरा यहां रोल रीजनिंग पर है। तो आइए रीजनिंग पर मैं आपको ले चलूं, रीजनिंग के सिलेबस पर ले चलूं। रीजनिंग के एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ी उस पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक आइडिया हम डेवलप कर सके। तो एक जान पहचान रीजनिंग के उस सिलेबस का जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा। वैसे रीजनिंग के कई पोर्शंस होते जो उसमें देखने से, सिलेबस को देखने से यही अंदाजा लगता है। उसमें लॉजिकल भी हो सकता है, क्रिटिकल भी हो सकता है, मैथमेटिकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। तो इन सब को मिला करके मैंने एक रीजनिंग का सिलेबस क्रिएट किया है ताकि आपको उससे परिचय कराया जा सके। तो आओ मैं एप्टीट्यूड टेस्ट के रीजनिंग के सिलेबस पर आपको ले चलो। देखो, ये जो हमारा रीजनिंग है इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते। एक वर्बल जो सिलेबस में चर्चा है, और एक नॉन वर्बल। वर्बल मीन्स भाषिक तर्क शक्ति, वह क्वेश्चन जो भाषा से क्रिएट किया जाए और आंसर भी भाषा से दिया जाए, वो हो गया वर्बल। और नॉन वर्बल क्या है? तो वह क्वेश्चन जो चित्रात्मक हो, चित्र से पूछा जाए और चित्र से ही आंसर दिया जाए, जिसमें भाषा का योगदान
नहीं हो, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग नॉन वर्बल कहते हैं। तो रीजनिंग के दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। तो चलो सबसे पहले मैं वर्बल के सिलेबस पर आपको ले चलूं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्लॉक टेस्ट है, जिस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कहेगा एक घड़ी में 12:25 35 सेकंड हो रहा है, यदि दर्पण में देखे तो कितना बज रहा होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक घड़ी में 10:10 हो रहा है, घंटा और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एक घड़ी में 6 बजे के जस्ट बाद कितने बजे घंटा और मिनट की सुइयों के बीच 100 डिग्री का कोण होगा। तो तरह तरह के क्लॉक के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज मैंने कहा कि सिलेबस से आपको एक परिचय करवाऊंगा, तो आइए क्लॉक के एक क्वेश्चन पर मैं आपको ले चलूं। एक घड़ी में 4 और 5 के बीच कितने बजे घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे पर आ जाएगी। एक दूसरे पर आना मतलब हो गया ओवरलैप करना, कॉन्साइड कर जाना। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, इस घड़ी में ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9। तो कहता है 4 और 5 के बीच जहां पर मिनट की सुई है, वहीं पर सेम वहीं पर घंटे की भी सुई आ जाए। यही आपसे पूछ रहा है। और इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है 2/11 आवर इंटू 30। जब आए, जब ओवरलैप की कहानी आए, तो 2/11 आवर इंटू 30। अब देखो 2/11 आवर हमारा है 4 बजे के बाद, तो हम लेंगे 4 × 30। अब देखो ये हो गया 120 दूनी 240 बटा 11। अब ध्यान देना, ये घटना 4 बजे के बाद की होनी चाहिए, तो पहले लिखेंगे 4। अब इसको डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, बच गया 2 और 0 20, 11 × 1 = 11, 9/11, यानी 4:21.9/11 में घंटा और मिनट की सुई ओवरलैप कर जाएगी, एक दूसरे पर आ जाएगी। तो एक आइडिया मैंने दिया, एक क्वेश्चन से जान पहचान कराई क्लॉक टॉपिक का। आओ सेकंड टॉपिक का जान पहचान कराई। हमारा दूसरा टॉपिक है डाइस टेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं पासा परीक्षण। आपने लूडो खेला होगा। लूडो में एक छक्का का प्रयोग किया जाता है। वो छक्का 3D होता है, 3 डायमेंशन का होता है। और जब किसी 3D पिक्चर को 2 डायमेंशन के बोर्ड पर बनाएंगे, तो कुछ सतह नजर आएंगे और कुछ सतह नजर नहीं आएंगे। और वो छुपे हुए सतह पर क्या होगा, ये आपको परिकल्पना करने के लिए दिया जाएगा। आपसे देखा जाएगा कि आप किस तरह से उसको इमेजिन करते हैं। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते। आइए एक क्वेश्चन से आपकी जान पहचान कराएं। ऐसी आकृति दे देगा और कहेगा बता 6 के विपरीत क्या होगा। आपको पता लगाना है। तो जैसे ही इस तरह के फिगर्स को आप देखेंगे, देखिए इसमें 5 दोनों में कॉमन है, और कॉमन को ही हमें पकड़ना है। तो 5 दोनों में कॉमन है, और इस कॉमन डिजिट से पहला दूसरा पर 6 पड़ता है। पहला है 1 और दूसरा है 6, तो दूसरा पर 6 पड़ता है। तो इस कॉमन से
पहला पर 3 और दूसरा पर 2 पड़ता है तो 6 के विपरीत 2 होगा, बना के हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। कॉमन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज घूमेंगे और हम लोग आंसर दे देंगे। देखो फिर से, कॉमन से दूसरा क्लॉकवाइज पर 6, तो कॉमन से दूसरा क्लॉकवाइज पर 2 है, इसलिए आंसर इसका 2 होगा। तो सॉरी, ऐसे डाइस के ढेर सारे आइडियाज हैं जिसे डाइस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। देखिए अगला टॉपिक क्या कहता है। डेज एंड कैलेंडर। तरह तरह के क्वेश्चंस डेज एंड कैलेंडर पर पूछेगा। कहेगा बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब 1947 बहुत पुरानी बात हो गई, कहां 2025 है, कहां 1947। लेकिन इसको सेकंडों में कैसे निकाला जाए, उस सब आइडिया हम लोग इसमें देखेंगे। कहेगा बता 2016 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते। तो इन्हीं क्वेश्चन में एक क्वेश्चन से मैं आपकी जान पहचान करवाता हूं। आओ देखें। 2023 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष में दोहराया जाएगा। जैसे ही 2023 के बारे में कह रहा है तो आप 2023 लिखेंगे और इसमें 6 जोड़ देंगे +6, तो ये हो गया 2029। अब आपको क्या करना है, 2023 से 2029 के बीच देखना है कि कितने लीप ईयर है। अगर एक लीप ईयर इनके बीच होगा तो 6 साल पर कैलेंडर रिपीट करेगा, और अगर 2 लीप ईयर इनके बीच होगा तो 11 साल पर कैलेंडर रिपीट करेगा। जब 2023 से 2029 को हमने देखा तो एक लीप ईयर 2024 में आएगा और एक लीप ईयर 2028 में आएगा, तो दो दो लीप ईयर इनके बीच में है। इसलिए हम लोग 2023 में 11 जोड़ेंगे और 11 जोड़ेंगे तो ये 2034 आ जाएगा, यानी 2023 का कैलेंडर 2034 में रिपीट करेगा, और इस तरह से हम लोग कंक्लूजन दे देंगे। तो इन सब आइडियाज से आपको नवाजा जाएगा। टॉपिक का नाम है डेज एंड कैलेंडर। आओ देखिए अगला टॉपिक क्या है। वेन डायग्राम, जिसे हम लोग कहते रेखा चित्र परीक्षण, यूनियन इंटरसेक्शन का उपयोग करके रीजनिंग के क्वेश्चंस तरह तरह के हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते। तो वेन डायग्राम एक इंपॉर्टेंट मॉडल इसमें होगा। क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एक क्वेश्चन जान पहचान के लिए मैं लेकर के आया हूं, आओ इससे जान पहचान करें। कहता है निम्नलिखित में कौन डॉक्टर, नर्स तथा स्त्री को दर्शाता है। इन डायग्राम्स में से हमें ढूंढना है। अब देखो, डॉक्टर, नर्स और स्त्री। थोड़ा देखना, सभी डॉक्टर नर्स हैं या कुछ डॉक्टर नर्स है या कोई डॉक्टर नर्स नहीं। तो डॉक्टर कभी नर्स नहीं होता, इसलिए नो हो गया। आज जब कोई डॉक्टर नर्स नहीं तो कोई नर्स भी डॉक्टर नहीं। अब देखो, सभी नर्सें स्त्री होती या कुछ नर्स स्त्री होती या कोई नर्स स्त्री नहीं होती, 3 दृष्टिकोण से देखना होता है। तो सारी की सारी नर्सें स्त्री होती है, लेकिन सारी स्त्रियां नर्स नहीं होती, कुछ स्त्रियां नर्स होती है। अब ध्यान दे अगला इंफॉर्मेशन, सभी डॉक्टर स्त्रियां होती हैं या कुछ डॉक्टर, तो कुछ डॉक्टर स्त्री होती है। और सभी स्त्रियां डॉक्टर होती हैं या कुछ स्त्रियां डॉक्टर होती हैं, तो देखो यहां पर कुछ स्त्रियां ही डॉक्टर होती हैं। अब यह व्याख्या जब हम लोगों ने कर लिया तो आओ डायग्राम को देखें।
डॉक्टर और नर्स के बीच दोनों का रिलेशन है, इसलिए डॉक्टर और नर्स का डायग्राम हम लोग अलग अलग बनाएंगे। ये तो कंफर्म हो गया। अब अगर नर्स और स्त्री की बात करें तो ये ऑल सम है, यानी सारी की सारी नर्सें स्त्री के अंदर होगी, ये नर्स स्त्री के अंदर होंगी। लेकिन डॉक्टर और स्त्री की बात करें तो वो समसम है, समसम का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो जो स्त्री का डायग्राम बनेगा वो डॉक्टर से इंटरसेक्शन करेगा और सारी नर्स उस स्त्री के अंदर आ जाएंगी। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। एक एक चीज की व्याख्या करके सोच के तब वेन डायग्राम की हम लोग परिकल्पना करेंगे। ध्यान देना। आओ अगले टॉपिक को हम लोग देखें, उससे जान पहचान करें। रैंकिंग टेस्ट। क्वेश्चन कहेगा एक निश्चित कतार में मोहन लेफ्ट से 20वां और सोहन राइट से 25वां है। उन दोनों के बीच में 10 व्यक्ति हैं, तो कतार के कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते रैंकिंग टॉपिक में। तो आओ रैंकिंग के एक क्वेश्चन से तुम्हारी जान पहचान करवाओ। एक निश्चित कतार में मोहन प्रारंभ से 10वां तथा सोहन अंत से 10वां है। मोहन और सोहन पड़ोसी है, अगल बगल में एक दूसरे के आसपास में है। तो कतार के कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो, मोहन लेफ्ट से, प्रारंभ से, मोहन प्रारंभ से 10वां और सोहन अंत से 10वां। ये दोनों पड़ोसी है, अगल बगल में खड़ा है। अगल बगल में खड़ा है, इसका अर्थ हुआ कि इसके बीच में एक भी आदमी नहीं है, 0 आदमी है। और ऐसा स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तो सीखेंगे। ऐसा स्ट्रक्चर जब भी आता है तो दो कंडीशन बनता है। एक बनेगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2 बराबर टोटल, और दूसरा बनेगा लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल बराबर टोटल। तो ये हो गया 10 प्लस 10 माइनस 0 प्लस 2। और जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये 18 होगा, और दूसरा होगा 10 प्लस 10 प्लस 0। आंसर इसका 20 होगा। तो आंसर होगा या तो 18 या 20। इसका कोई निश्चित सॉल्यूशन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, और ऑप्शन को देखेंगे और इसी से ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। तो इन सब आइडियाज को हम लोग देखेंगे रैंकिंग टॉपिक में। एक ऐसे ही क्वेश्चन मैंने जान पहचान आपको कराने के लिए दिया था। टॉपिक से एक जान पहचान तो होना ही चाहिए कि आखिर हमें पढ़ना क्या। अगला टॉपिक है हमारा अल्फाबेट टेस्ट का। अल्फाबेट टेस्ट में तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते। जब आप जाएंगे उसमें तो यूजुअल ऑर्डर मिलेगा, रिवर्स ऑर्डर मिलेगा, फर्स्ट हाफ रिवर्स होगा, सेकंड हाफ होगा, बोथ हाफ होगा, वेरिएबल होगा, मिक्स्ड ऑर्डर होगा, इंटरचेंज बेस्ड होगा। तरह तरह के मॉडल्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पर पूछे गए। आइए एक क्वेश्चन से मैं आपको जान पहचान करवाऊं। इंग्लिश अल्फाबेट के सेकंड हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं तरफ से 22वां लेटर कौन होगा? आओ देखिए। कहता है इंग्लिश अल्फाबेट के सेकंड हाफ को उलट दिया जाए। इंग्लिश अल्फाबेट का फर्स्ट हाफ एस से एम तक होता है और सेकंड हाफ
एन से जेड तक होता है। कहता है इसके सेकंड हाफ को उलट दे, ये टोटल पोर्शन उलट दे, तो इस साइड से 22वां लेटर कौन होगा, आपसे 22वां लेटर पूछता है। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो पहले अल्फाबेट तुम लिखोगे, फिर इसको पलटोगे, फिर इसको गिनोगे, तो गिनते रह जाओगे। और रूल क्या कहता है, अगर आपके पास टेक्निक है तो हम लोग 40 में से जब सेकंड हाफ उलट की बात आए तो 40 में से 22 माइनस करेंगे, आएगा 18। 18वां नंबर पर आर होता है, इसलिए आंसर इसका आर हो जाएगा। ऐसे गिनेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, और वक्त ही तो हमें बचाना है। तो हम लोग वो सारे टेक्निक सीखेंगे जो अल्फाबेट के लिए इंपॉर्टेंट है। आओ अगले टॉपिक से जान पहचान करें। सक्सीडिंग प्रीसीडिंग। सक्सीडिंग प्रीसीडिंग आगे तथा पीछे पर आधार बना के क्वेश्चंस पूछे जाते। आओ एक क्वेश्चन से मैं तुम्हारी जान पहचान करवाऊं। देखो एक श्रृंखला दे दिया गया है और कहता है ऊपर की श्रृंखला में कितने ऐसे अंक हैं जिनके ठीक पहले अक्षर है और ठीक बाद में संकेत है। देखो किसी छोटी सी चीज को ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट होता है, वही बड़ा हो जाए तो ढूंढना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो देखो ये इंफॉर्मेशंस को जो छोटा है हम बड़ा बनाएंगे। कैसे बड़ा बनाएंगे, तो ध्यान देना। कहता है कितने ऐसे अंक हैं, अंक जिसे हम लोग कहते हैं डिजिट, कितने ऐसे डिजिट हैं जिनके ठीक पहले अक्षर है, अक्षर बोले तो लेटर, और ठीक बाद में संकेत है, मतलब सिंबल। यानी कितने ऐसे डिजिट हैं जिनके ठीक पहले लेटर और ठीक बाद में सिंबल। यानी आपको ढूंढना है लेटर, डिजिट और सिंबल का सीक्वेंस। अब ये इंफॉर्मेशन बड़ा हो गया, ढूंढना आसान होगा। तो देखो लेटर डिजिट सिंबल हमें चाहिए, तो सोचते हैं। देखो यहां लेटर डिजिट सिंबल D6 हैश है, और आगे बढ़ करके देखते हैं लेटर डिजिट सिंबल यहां भी नजर आ रहा है, लेटर डिजिट सिंबल। और आगे बढ़ के देखते हैं यहां भी लेटर डिजिट और सिंबल नजर आ रहा है, यहां भी हमें लेटर, सॉरी यहां लेटर डिजिट सिंबल नहीं है। और इस तरह से हम लोगों ने जब गौर किया तो इसमें 3 ऐसे जगह पर मिले जहां लेटर डिजिट और सिंबल है, और इसलिए आंसर इसका 3 होगा। और इस तरह से ढूंढने के लिए दिया जाता है इन सीक्वेंस के अंतर्गत। इसे ही हम लोग सक्सीडिंग प्रीसीडिंग कहते। आओ अगले मॉडल से जान पहचान करें। पेयर्स ऑफ लेटर्स, हिंदी में इसे कहते हैं अक्षर युग्म। क्वेश्चन कैसा आता, देखो। इंग्लिश के अक्षरों के मध्य कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले इंग्लिश लिख देना, और यहां से ई से अल्फाबेट शुरू करना। थोड़ा गौर करोगे तो क्लियर होगा। ई, ई, एफ, यहां एफ नहीं है लेकिन ई, एफ, यहां जी है, तो एक पेयर मिल गया ई जी। अगर लेटर मिल जाए तो पेयर हो जाएगा। फिर से देखें, ई, एफ, जी, एच, आई। देखो यहां आई मिल गया तो एक पेयर और हो गया ई आई। फिर से गिनेंगे, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। अब इसमें दूसरा कोई नहीं मिला। अब ई को छोड़ देंगे, एन से बढ़ेंगे, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस। कोई नहीं मिला। अब जी से देखेंगे, जी, एच, आई, तो एक मिल गया जी आई, जी, एच, आई, जे, के। अब जी को छोड़ के एल से देखेंगे, एल, एम, एन, ओ।
एल को छोड़ देंगे, आई से देखेंगे, IJKST, इधर कोई नहीं मिला। अब हम लोग बैक से चलेंगे, HIJKLM, नहीं मिला, STUVW, एस से भी नहीं मिला। आई से देखते हैं, IJKLM, नहीं मिला। एल से देखते हैं, LMN, तो एक और मिल गया, LN, तो LMNOGHINO, तो इसमें 4 पेयर मिले और आंसर इसका 4 हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते। तो पेयर्स ऑफ लेटर्स में इनके तरह तरह के आइडियाज को हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, लेटर क्लासिफिकेशन। सब एग्जाम में एक क्वेश्चन इस पर जरूर आता। क्या है भाई लेटर क्लासिफिकेशन? एक क्वेश्चन से जान पहचान। निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है, तुम्हें ढूंढना है कि अलग इनमें कौन है, डिफरेंट कौन है। तो ध्यान देना, AEIOU में डिफरेंट ढूंढना है। तो ध्यान देना, अगर दर्पण में हम ए को देखें तो सेम नजर आएगा, आई को दर्पण में देखे तो सेम, ओ को देखे तो सेम, यू को देखे तो सेम, लेकिन ई को दर्पण में देखेंगे तो वो उल्टा नजर आएगा, और इसलिए आंसर इसका बी होगा। मिरर इमेज पर बेस्ड ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था। तो देखेंगे उन बहुत सारे मॉडल्स को जो क्लासिफिकेशन में हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए। देखिए अगला टॉपिक कौन सा है, लेटर सीरीज। एक लेटर की श्रृंखला तरह तरह से पूछी जाएगी और आपको उस श्रृंखला को फिलअप करना है। देखो एक क्वेश्चन, ऐसी एक श्रृंखला दे दी गई और कहेगा बता इस ब्लैंक के पोजीशन पर क्या होगा। जब तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले इसको गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और 16 ना 3 का मल्टीपल होता है ना 5 का, 16 होता है 4 का मल्टीपल। तो 4 4 पर इसे काट देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जरा देखो इसका 1 2 है, तीसरा नंबर गायब है, इसमें 1 2 तीसरा नंबर ऑलरेडी है बी, तो इस बी को हम यहां रख देंगे तो एक सेट हमें मिल जाएगा ACBD का, और इसी को रोटेट कर देंगे, ACBD 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 ACBD। तो इसमें क्या क्या अंक भरा गया, तो एक भरा बी, दूसरा सी, और तीसरा डी, और चौथा बी। तो आंसर इसका होगा BCDB। और इसमें और भी मॉडल्स हैं जिन मॉडल पर मैं ले चलूंगा लेटर सीरीज में। मीनिंगफुल वर्ड, आपसे कहेगा किस तरह का क्वेश्चन, कुछ लेटर्स देगा और कहेगा उससे वर्ड बनाओ। एक क्वेश्चन कहता है एलिफेंट के तीसरे, सातवें तथा आठवें अक्षर को मिलाकर यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बने तो उसका पहला अक्षर उत्तर दे। एक से अधिक शब्द बने तो उत्तर डब्ल्यू होगा, और शब्द नहीं बने तो उत्तर एक्स दे। अब देखो इस एलिफेंट का तीसरा लेटर ई है, और सातवां लेटर एन है, और आठवां लेटर टी है, और ENT से एक बनेगा टेन, और दूसरा बनेगा, देखते से लगेगा नेट। और चूंकि दो वर्ड बनेगा तो यहां दिया है कि यदि एक से अधिक शब्द बने तो आंसर डब्ल्यू दे, सो आंसर इसका डब्ल्यू होगा। इनके क्या आइडियाज हैं आखिर, ये रीजनिंग में क्यों पूछता है, इसको तो इंग्लिश में पूछना चाहिए, तो रीजनिंग में क्यों पूछता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, इन सब को जानेंगे हम लोग मीनिंगफुल वर्ड के अंतर्गत। देखिए अगला टॉपिक कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग।
99% कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग जाएंगे तो लेटर को लेटर से कोड करना सीखेंगे, लेटर को डिजिट से कोड करना सीखेंगे, लेटर को सिंबल से कोड करना, और वो सारे क्वेश्चन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉडल आते उनकी समीक्षा करेंगे। एक क्वेश्चन जान पहचान के लिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 12 कहा जाए और ग्लोब को 23 कहा जाए तो इकोनॉमिक्स को क्या कहेंगे? कैट, कैट को कहा 12, ग्लोब, ग्लोब को कहा 23। इकोनॉमिक्स को कहता है कि क्या कहेंगे? अब देखो, इसमें वॉवेल एक है तो एक को यहां रखा, अब कॉन्सोनेंट दो है तो दो उसके बाद रख दिया। इसमें वॉवेल दो है, ओ और ई, तो पहले रखा। अब कॉन्सोनेंट तीन है तो उसके बाद रख दिया। इसमें वॉवेल एक दो तीन और चार है तो रख दिया, और कॉन्सोनेंट इसमें गिनेंगे तो पांच होगा, और इसलिए इसका कोड 45 होगा। 45 हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग के उन मॉडल्स पर मैं ले चलूंगा जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जरूरत है। आओ देखें अगला टॉपिक क्या कहता है। सेंटेंस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते। तो आओ एक जान पहचान करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में राम इज गुड 8 9 7 कहा गया, अमित इज बैड 7 6 3 कहा गया, गुड एंड बैड 9 3 5 कहा गया, तो राम एंड अमित का कोड क्या होगा? सबसे पहली बात, ये जो राम है इसका कोड 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ये निश्चित नहीं है कि कौन इसका कोड है। इसमें इज का कोड कौन होगा नहीं पता, इसमें गुड का हम नहीं जानते, इसमें अमित इज बैड में कौन डिजिट किसका कोड होगा हम नहीं जानते, और हमें राम एंड अमित का कोड निकालना है। तो आओ पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। राम इज गुड और अमित इज बैड, इन दोनों में कॉमन इज है और इन दोनों में कॉमन 7 है, इसलिए निश्चित रूप से इज का कोड 7 होगा। अब जरा से इन दोनों की समीक्षा करें। इसमें बैड और बैड दोनों में कॉमन है। देखो मैंने रेक्टेंगल से इसको घेर दिया, तो इन दोनों के कोड को जब देखे तो दोनों में 3 और 3 कॉमन है, इसलिए बैड का कोड 3 होगा। ये भी कंफर्म हो गया। अब देखो इन दोनों की अब समीक्षा करें तो राम इज गुड और गुड एंड बैड में गुड कॉमन है। देखो मैंने ट्रायंगल से इसको घेर दिया गुड को, और जब हम लोगों ने इन दोनों के कोड की समीक्षा की तो दोनों में 9 कॉमन था, तो इसका मतलब गुड का कोड 9 होगा। अब हमसे पूछता है राम एंड अमित, देखो राम बचा हुआ है तो उसका कोड 8 होगा। ध्यान देना, एंड यहां भी बचा हुआ है तो यहां 5 बचा है तो ये 5 हो गया, और अमित यहां भी क्लियर है और इसका कोड तो 856 इसका कोड होगा। 856 हम लोग आंसर देंगे। तो सेंटेंस को कोड करके क्वेश्चंस पूछता है, इस पर समीक्षा करेंगे। अगला टॉपिक देखिए कौन सा है। लेटर मैट्रिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते। आओ देखिए लेटर मैट्रिक्स के कैसे क्वेश्चंस आते। एक क्वेश्चन से जान पहचान, ऐसा मैट्रिक्स दे दिया और कहेगा पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ के अनुसार देखने पर स्टार का कोड क्या हो। अब देखो इसको हम लोग कहते स्तंभ, इंग्लिश में कहते कॉलम्स, ये सब कॉलम्स है। और इसे हम लोग कहते पंक्ति, जिसे हम लोग कहते रो। और यहां देखे
पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ, यानी आपको देखना है पहले रो और बाद में कॉलम। अब देखिए, एस जो इसका पहला लेटर है, ये सब उसके कोड दिए गए हैं। पहला 23 है, तो पहले हम लोग रो देखेंगे 2 में, और 3 में हम लोग कॉलम देखेंगे। तो पहले रो और कॉलम पर यहाँ एस है, इसलिए ये कोड हो सकता है। आओ 14 को चेक करें, तो यहाँ एक रो है और 4 कॉलम पर यहाँ भी एस है, इसलिए ये भी हो सकता है। 69 को चेक करें, देखो 6 यहाँ है और 9 कॉलम पर एस है, इसलिए ये भी हो सकता है। 99 को चेक करें, तो 9 कॉलम और 9 रो पर भी एस है, ये चारों हो सकता है। अभी क्लियर नहीं हुआ। देखो यहां पर टी दूसरा लेटर है, उसके लिए 76 आया। आओ देखिए, 7 रो और 6 कॉलम पर यहां टी है। अब देखो इसको 87 चेक करते हैं, तो 8 रो और 7 कॉलम पर यहां टी नहीं है, इसलिए ये वाला कट गया, ये आंसर नहीं हो सकता। 96 है, देखो 9 रो और 6 कॉलम पर यहां टी है, इसलिए हो सकता है। 31 को चेक करें, 3 रो और 1 कॉलम पर भी टी है, इसलिए यह भी हो सकता है। हम लोग अभी 3 पर नजर रखे हुए हैं। अगला तीसरा लेटर हमारा ए है, जिसके लिए 33 आया है। देखो 33 पर यहां टी है, जबकि ए होना चाहिए, इसलिए ये वाला कैंसिल हो गया। 03 देखते हैं, तो 0 और 3 पर ए है, इसलिए ये हो सकता है। 86 पर चलते हैं, 8 रो और 6 कॉलम पर भी ए है, इसलिए ये दोनों की पॉसिबिलिटी अभी बन रही है। लास्ट लेटर आर है, जिसके लिए 56 और 98 लाया गया है। आओ देखिए पहले 56 को, तो 50 और 6 पर यहां ई है, आर नहीं है, इसलिए ये तीसरा कट गया, तो चौथा निश्चित रूप से सही होगा। और इस तरह से हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो लेटर मैट्रिक्स के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या कहता है। डिजिट मैट्रिक्स क्वेश्चन डिजिट मैट्रिक्स से पूछे जा सकते हैं। अब डिजिट मैट्रिक्स कैसा होगा, एक जन पहचान। ऐसा एक मैट्रिक्स दे देगा और यहां एक ब्लैंक दे देगा, कहेगा बताओ इस ब्लैंक के पोजीशन पर क्या। आओ देखें, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दे, तो ये 34 आ जाए। उसी तरह से 2 का स्क्वायर ध्यान देना 4, और 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को जोड़ दे तो 68 आ जाए। इसी तरह से 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 होगा। सो यहां 100 देके हम लोग इसके आंसर को जाएंगे। तो ये एक डिजिट मैट्रिक्स था, जो मैंने आपके समक्ष जान पहचान कराया। आओ अगला टॉपिक देखिए, वो क्या कहता है। डायरेक्शन टेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस पूछता है। अब इसमें तो तरह तरह के मॉडल्स होते, आओ एक मॉडल से जान पहचान कराओ। एक व्यक्ति बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर घूमने के बाद 90 डिग्री के कोण पर दाईं ओर घूमता है। पुनः बाईं ओर 135 डिग्री घूमने के बाद फिर से 90 डिग्री के कोण पर दाईं ओर घूमता है। अंततः 45 डिग्री के कोण पर बाईं ओर घूम जाता है। यदि अब उसका चेहरा उत्तर की ओर हो, तो प्रारंभ में उसका चेहरा किस दिशा में था। थोड़ा ध्यान देना। मैं खड़ा हूं, मुझसे किसी ने कहा कि सर 90 डिग्री लेफ्ट घूम जाइए, तो मैं 90 डिग्री लेफ्ट घूम गया। फिर उसने कहा कि सर 90 डिग्री राइट घूम जाइए, तो मैं 90 डिग्री राइट घूम गया।
डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो गया। मैं जितना डिग्री लेफ्ट घूमूं उतना ही डिग्री अगर राइट घूम जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। मैं जैसे खड़ा था वैसे ही आके खड़ा हो जाऊंगा। और इसी का फायदा उठाते हम लोग ऐसे प्रश्नों में ध्यान लगाना। देखो ये दो तरह से घूमता है, एक घूमता है लेफ्ट की ओर और एक घूमता है राइट की ओर। तो ये 45 डिग्री लेफ्ट घूमता है, फिर उसके बाद 90 डिग्री राइट घूमता है, फिर उसके बाद 135 डिग्री लेफ्ट घूमता है, फिर 90 डिग्री राइट घूमता है, और फाइनली 45 डिग्री वो लेफ्ट घूमता है। जब ये सब घूम गया तो उसका फेस नॉर्थ की ओर है। तो स्टार्टिंग की स्थिति पूछ रहा है कि बताओ शुरुआत में उसका चेहरा किस दिशा में था। तो देखेंगे ये 45 और 135 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, और ये 90 और 90 जोड़ेंगे तो 180। 180 लेफ्ट 180 राइट को निरस्त कर देगा, समाप्त कर देगा। अब 45 डिग्री हमारे पास लेफ्ट बचा। ध्यान देना, यहां अंत की स्थिति दे के प्रारंभ पूछ रहा है, मतलब उल्टा पूछ रहा है। तो आप भी जो कंक्लूजन आएगा उसको उलट दीजिएगा। अगर 45 डिग्री लेफ्ट आ रहा है तो आप 45 डिग्री राइट जाइएगा, और 45 डिग्री खड़े हैं से 45 डिग्री राइट जाना, और राइट का मतलब क्लॉकवाइज होता है। तो राइट में जब जाएंगे क्लॉकवाइज दिशा में तो ये दिशा हमें प्राप्त होगी, और इस दिशा को हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते। सो आंसर इसका नॉर्थ ईस्ट होगा, और नॉर्थ ईस्ट बना के हम लोग आंसर देंगे। तो इस पर तरह तरह के मॉडल्स की हम लोग समीक्षा करेंगे जब हम डायरेक्शन टॉपिक पर चलेंगे। एक जान पहचान जस्ट मैंने कराया है। आओ देखें अगला टॉपिक कौन सा है। टीम सिलेक्शन, समूह चयन। देखो रीजनिंग का मतलब होता है पजल, और पजल का मतलब होता है रीजनिंग। रीजनिंग में तरह तरह के पजल्स पूछे जाते हैं। मेरे सिलेबस में कहीं पजल्स नहीं है, क्योंकि मैंने पजल को उसके नेचर के अनुसार छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट दिया है, ताकि आप उसको आसानी से समझ सके। और उसी में एक मॉडल है टीम सिलेक्शन। आओ एक क्वेश्चन से मैं रूबरू करवाऊं तुम्हें। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ तथा जी में से 4 व्यक्तियों के एक समूह का चयन करें, जिनमें ए तथा बी एक साथ रहेंगे, सी तथा डी एक साथ नहीं रहेंगे, ई और एफ एक साथ रहेंगे, बी और सी एक साथ नहीं रहेंगे, सी और डी एक साथ नहीं रहेंगे, ए और एफ एक साथ नहीं रहेंगे। बहुत सारे इंफॉर्मेशंस दिए गए, और आपको 4 का टीम सेलेक्ट करना है। एक एक पजल पर 5-5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए कमांड तो जरूर करना। अब देखो, हमें टीम बनाना है 4 आदमी का। आज जब 4 का बनाएंगे तो एक स्वतः दूसरा टीम 3 का बनेगा, क्योंकि टोटल आदमी 7 हैं। जब 4 का बनाएंगे तो एक दूसरा टीम अपने आप 3 का क्रिएट हो जाएगा। शर्तें क्या कहती हैं जरा सुनो। ए और बी एक साथ रहेंगे, तो ए और बी के बाद ओब्लिक का निशान दे देना। इसका मतलब जो भी टीम होगा ए और बी एक ही साथ रहेगा। सी और डी एक साथ नहीं रहेंगे, तो सी ओब्लिक डी लिखना, मतलब जिस टीम में सी होगा दूसरा में डी होगा, जिसमें डी होगा उसके अलग में सी होगा। सी और डी के बीच में दीवार हमने खड़ी कर दी। ई और एफ एक साथ रहेंगे, तो ई और एफ को ओब्लिक के एक तरफ रखेंगे। अगला कहता है बी और सी एक साथ नहीं रहेंगे, तो बी और सी को अलग अलग कर दिया। अगला कहता है जी और डी एक साथ नहीं रहेंगे, तो जी ओब्लिक डी कर दिया। अगला कहता है ए और एफ एक साथ नहीं रहेंगे, तो ए ओब्लिक एफ कह दिया। रीजनिंग क्या कहता है कि रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जोड़ दो, तो चलो जोड़ते हैं। कहता है बी के साथ सी नहीं रहेगा, इसको काट दिया, क्योंकि इधर बी है तो इसके उल्टे साइड में सी को रख देंगे। बी और सी अलग अलग टीम में रहता है, इसलिए उसको अलग अलग कर दिया।
जहां सी रहता है उसके साथ डी नहीं रहता है, तो इसको काट दिया, क्योंकि सी इस साइड में है तो डी हमारा इस साइड में आ जाएगा। डी कभी भी जी के साथ नहीं रहता, इसको काट दिया, इधर डी है तो हम इधर जी को रखेंगे, क्योंकि डी के साथ जी नहीं रहता। अब ध्यान देना, जहां ए रहता है उसका उल्टा में एफ रहता है, इसको काट दिया, इधर ए है तो उसके उल्टा में एफ को रखेंगे। एफ ऑलवेज ई का दोस्त है, इसलिए जिधर एफ बैठेगा उधर ही ई रहेगा। और यही ना चार का टीम हमें बनाना था, और इस पर 5-5 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, और हम लोग इस तरह से उसके आंसर को निकालेंगे। नोट करें इसे। देखिए अगला मॉडल, टेबुलर फॉर्म। बड़े बड़े क्वेश्चंस पजल के दिए जाते टेबुलर फॉर्म में। एक क्वेश्चन से मैं आपकी जान पहचान कराता हूं। 5 लड़कियां ए बी सी डी तथा ई के कपड़ों के रंग अलग अलग है, रेड, पिंक, येलो, ब्लू तथा ग्रीन। बी और ई रेड या पिंक नहीं पहनती। सी और डी के कपड़े पिंक या ब्लू नहीं है। येलो कपड़े डी, ए तथा डी नहीं पहनते। बी के कपड़े ब्लू नहीं है। ग्रीन कपड़े ना तो डी के पास है ना सी के पास। आओ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तुरंत एक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसा एक टेबल बना दें। अब देखो, इस साइड में नाम रख देंगे उन 5 लड़कियों का, ए बी सी डी और ई। और ऊपर में उनके कैरेक्टर यानी कपड़ों के रंग रख देंगे। इधर रेड है, पिंक है, येलो है, ब्लू है और ग्रीन है। अब इंफॉर्मेशन को इस टेबल में अटैच कर देंगे। बी तथा ई रेड या पिंक नहीं पहनते, तो ये बी और ई का रेड भी कैंसिल, पिंक भी कैंसिल, रेड भी कैंसिल, पिंक भी। बी और ई दोनों के पास रेड और पिंक नहीं था। सी और डी के कपड़े पिंक या ब्लू नहीं है, ये दोनों सी डी है, ना तो इनका कपड़ा पिंक है और ना ही इनका कपड़ा ब्लू है, तो पिंक और ब्लू कैंसिल कर दिया। येलो कपड़े डी या ए नहीं पहनती हैं, तो ये येलो है, ना तो डी के पास है ना ए के पास है। बी के कपड़े ब्लू नहीं है, बी यहां है जिसके पास ब्लू कपड़ा नहीं है। ग्रीन कपड़ा ना तो डी के पास ना सी के पास, ये ग्रीन कपड़ा है, ना डी रखती है ना सी रखती है। एक बार इंफॉर्मेशन इसमें एंट्री कर दी तो दोबारा इसे नहीं देखना, आ जाना इस पर। डी के पास ना ग्रीन है ना ब्लू है ना येलो है ना पिंक है, तो इसके पास रेड कपड़ा होगा। जब इसके पास रेड हो गया तो ना सी के पास रेड होगा ना ए के पास, क्योंकि सबके कपड़े का रंग अलग अलग। अब देखो, ना रेड इसके पास, ना पिंक है ना ब्लू है ना ग्रीन है, तो इसके पास येलो होगा। जब ये येलो पहनेगी तो ना बी येलो पहनेगी और ना ई येलो पहनेगी। अब देखो, ना इसका रेड है ना पिंक है ना येलो है ना ब्लू है, तो बी के पास ग्रीन कपड़ा होगा। जब बी ग्रीन पहनेगी तो ना ए ग्रीन पहनेगी ना ई ग्रीन पहनेगी। ना रेड है ना पिंक है ना येलो है ना ग्रीन है, तो इसका कपड़ा ब्लू होगा। जब इसका ब्लू हुआ तो इसका ब्लू नहीं होगा और इसका पिंक होगा। और इस तरह से हम लोग पजल को क्रैक करेंगे। 5-5 क्वेश्चन एक एक पजल पर आ सकता है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट रोल इसका हो। तो आइए नेक्स्ट मॉडल से आपकी जान पहचान करवाओ। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठकी व्यवस्था, मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं। आइए एक क्वेश्चन से आपकी जान पहचान करवाऊं।
8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच एक आयताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। बड़ी भुजाओं पर 3-3 व्यक्ति तथा छोटी भुजाओं पर एक एक व्यक्ति है। एफ ए और सी के ठीक बीच में है, लेकिन तीनों अलग अलग भुजाओं पर है। सी ई के ठीक दाईं ओर है। बी और डी एक ही भुजा पर है। ई का पड़ोसी जी नहीं है। एच के ठीक सामने बी नहीं है। और क्वेश्चन पूछेगा, ये टेबल हमारा आयताकार है। आयताकार का मतलब होता है रेक्टेंगुलर। तो एक आयताकार टेबल बना दिया। बड़ी भुजाओं पर 3-3 आदमी बैठे हैं, तो इन बड़े साइड्स पर 3-3 को रखा और छोटे साइड्स पर एक एक को कहा गया है, तो हमने एक एक रखा। जैसा कहा जाए वैसा आप काम करें। कहता है एफ, ये जो हमारा एफ है ये ए और सी के ठीक बीच में है, लेकिन ये भी कहता है लेकिन तीनों अलग अलग भुजाओं पर हैं। तो जरा सा सोचो कहां होगा। अगर हम एफ को यहां रख दे तो यहां ए भी हो सकता है और यहां सी होगा, और अगर यहां सी होगा तो यहां ए होगा, लेकिन ए और सी के बीच में एफ होगा। देखो तीनों अलग अलग भुजाओं पर हमने सेटल कर दिया। अगला इंफॉर्मेशन, सी ई के ठीक दाईं ओर है। याद रखना, जब आप जाओगे सर्कुलर सीक्वेंस में तो दाया, दाया मतलब राइट, राइट के लिए एंटी क्लॉक हम लोग मूव करते, उल्टा मूव करते। दाया हमारा सीधा होता है, लेकिन उसके लिए एंटी आते, मतलब उल्टा आते। तो कहता है सी ई के ठीक दाईं ओर है, मतलब एंटी में है। तो यहां ई को रखेंगे तो हम ना इसके एंटी में, एंटी क्लॉक में यहां सी होगा। जब यहां सी होगा तो ए नहीं होगा, और यहां सी हो गया तो यहां सी नहीं, यहां ए हो जाएगा। ये सब सेट होता जा रहा है। बी और डी एक ही भुजा पर है। अब कौन सा जगह है जहां बी और डी को एक ही साइड पर रखे, तो यही एक जगह है। यहां बी होगा तो यहां डी होगा, और यहां डी होगा तो यहां बी। कहां बी कहां डी ये क्लियर नहीं है, लेकिन एक ही भुजा पर है ये कंफर्म है, इसलिए इसी पर रखेंगे हम लोग। अगला इंफॉर्मेशन, ई का पड़ोसी जी नहीं है, यानी ई के जस्ट बगल में यहां जी नहीं होगा। तो जी के लिए एक ही जगह बचा जहां जी को हम रख सकते हैं। सब तो आ गए, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी डी ई एफ जी, तो यहां निश्चित रूप से एच आएगा। अगला कहता है एच के ठीक सामने बी नहीं है, तो जहां एच बैठेगा उसके सामने बी नहीं होगा, तो डी होगा। और जब यहां डी हो गया तो यहां से डी कट जाएगा और यहां बी हो जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने सर्कुलर सीक्वेंस का, सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन क्रैक किया। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इसमें देखेंगे, उनकी संग्रह की प्रैक्टिस करेंगे। अगला टॉपिक देखें कौन सा है। फ्लो चार्ट, ये पजल्स का एक मॉडल है। आओ फ्लो चार्ट पर एक क्वेश्चन से तुम्हारी जान पहचान कराऊं। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ तथा जी एक दूसरे को सूचना देते हैं तथा एक दूसरे से सूचना प्राप्त भी करते हैं। ए बी को सूचना देता है और सी से सूचना प्राप्त भी करता है। डी ए को तथा ई को सूचना, डी ए तथा ई से सूचना प्राप्त करता है और एफ को सूचना देता है। एफ बी से सूचना प्राप्त करता है, सी को सूचना देता है, ई जी से सूचना प्राप्त करता है और एच को सूचना देता है। आओ सूचना के इस तंत्र को हम लोग समझें। ए बी को सूचना देता है, कोई ए है जो बी को सूचना देता है, तो एक फ्लो बनना चाहिए बी की तरफ। ए सूचना बी को देता है और ये सी से सूचना लेता है, तो सी से फ्लो ए की तरफ और ए से फ्लो बी की तरफ होगा। अगला इंफॉर्मेशन,
डी ए तथा ई से सूचना लेता है, किसी भी तरफ बनाना है डी को। डी इस ए से भी सूचना लेता है और एक ई है इससे भी सूचना लेता है, दोनों से ई और ए दोनों से ये सूचना डी लेता है। और ये डी, ध्यान देना, एफ को सूचना देता है, तो इस डी ने सूचना भेज दिया एफ को। आप एरो किसी भी तरफ खींच सकते हैं, फ्लो का जस्ट क्रिएशन होना चाहिए। एफ बी से सूचना प्राप्त करता है, ये एफ इस बी से सूचना प्राप्त करता है और ये एफ इस सी को सूचना देता है, तो एक फ्लो एफ से सी पर आना चाहिए। अब कहता है ई जी से सूचना, ये ई हमारा जी से सूचना लेता है और एच को सूचना देता है। सूचना तंत्र का टोटल इंफॉर्मेशन हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चन पूछेगा आपको कि किसे सूचना दे तो सब को सूचना मिल जाए। अब देखो, तुम एच को सूचना दोगे तो सूचना रुक जाएगा, क्योंकि वो किसी को देता ही नहीं है। अगर डी को सूचना दोगे तो डी एफ को दे देगा, एफ सी को दे देगा, सी ए को देगा, ए डी को देगा, ए बी को देगा, फिर एफ को आएगा और इधर ही घूमते रह जाएगा, इधर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम जी को सूचना दोगे तो जी ई को भी देगा और ई एच को भी देगा और डी को भी देगा, डी एफ को देगा, एफ सी को, सी ए को और ए बी को, और सभी सूचना प्राप्त कर लेंगे। और ऐसे 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते। तो फ्लो चार्ट में ऐसे प्रश्नों के मॉडल्स को हम लोग देखेंगे। आइए नए टॉपिक से जान पहचान करें। ब्लड रिलेशन टेस्ट। ब्लड रिलेशन में जाएंगे तो सिंपल क्वेश्चन भी आता, पजल भी आता, कोड बेस्ड भी आता, स्टेटमेंट बेस्ड भी आता, तरह तरह के मॉडल्स आते। एक जान पहचान, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और ए हैश बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो P हैश Q माइनस R हैश S प्लस T हो तो S का P से क्या संबंध है? ध्यान देना। सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को ले लेंगे। P हैश Q, यहां देखिए A हैश B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो P हैश Q का मतलब हुआ P बेटा है, पुत्र है, पुत्र का मतलब हो गया, यहां लिख दिया, पुत्र है किसका, सॉरी, ये पुत्र है Q का, हमने लिख दिया P Q का पुत्र। अब हम लोग Q माइनस आर पर चलेंगे। ए माइनस बी को देखें तो ये बी की पत्नी है, तो Q आर की पत्नी है, Q वाइफ हो गई आर की, ये पत्नी है और ये उसका पति है। अब आर हैश एस पर चलते हैं, तो कहता है आर पुत्र है किसका, एस का, तो मैंने यहां बना दिया ये इसका पुत्र है, हम लोगों ने यहां पर दे दिया कि इसका पुत्र है। अगला कहता है बता, एस प्लस टी को हम लोग लेंगे, यहीं पर लिख देता हूं, प्लस का अर्थ है भाई, तो एस भाई है, ये देखो ये भाई है, किसका भाई, तो टी का। अब देखो ये दोनों पति पत्नी है और पति पत्नी का ये पुत्र है और इसका ये पिता है, तो पी की ये मां है और मां का पति पी का पिता है और पिता का पिता पी का दादा है, तो कहता है एस का पी से क्या संबंध है। तो ये एस जो यहां पर है, जगह थोड़ा कम है लेकिन इसी में मैं बता देता हूं, एस पी का दादा है, ग्रैंडफादर है, और इस तरह से हम लोगों ने इसके आंसर को निकाल लिया। तो देखेंगे और भी बहुत सारे आइडियाज हैं जिसका हम लोग उपयोग करेंगे। एक जान पहचान जस्ट मैंने कराया कि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाए। क्यूब टेस्ट कहेगा एक क्यूब है जिसके दो विपरीत सतह को रेड से, दो को ग्रीन से, एक को येलो से, एक को ब्लू से रंग दिया गया और 343 छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया गया। तो कितने ऐसे छोटे क्यूब मिलेंगे जिसका एक सतह रेड और एक सतह व्हाइट होगा, आपको गिन के निकालना।
तो खैर, एक क्वेश्चन से मैं जान पहचान कराता हूं। देखो, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा 5 इंच की है, उसके सभी सतह को लाल से रंगने के बाद 1 इंच वाले छोटे छोटे घन में काट दिया गया। कितने ऐसे छोटे घन प्राप्त होंगे जिनका कोई भी सतह लाल नहीं होगा? और देखो यहां पर इसको काटा गया है 5-5 इंच में। ओके, तो फॉर्मूला कहता है n-2 का, जिसका कोई भी कलर पेंट नहीं किया गया हो, फॉर्मूला कहता है n-2 का होल क्यूब। जहां n का वैल्यू 5 है, तो 5 में से 2 गया, उसका होल क्यूब। इसको माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 का होल क्यूब 27 होगा। यानी 27 ऐसे क्यूब होंगे जिनका कोई भी सतह पेंटेड नहीं होगा, रेड नहीं होगा। तो ऐसे मॉडल्स पर मैं आपको ले चलूंगा क्यूब टेस्ट के अंतर्गत। देखिए अगला टॉपिक, सेलोलिज्म, जिसे हिंदी में कहते न्याय। कैसा क्वेश्चन आता, आओ देखें। आपके पास 2 स्टेटमेंट दे देगा, कभी 2 देगा, कभी 3, कभी 4, तरह तरह का आता है। यहां 2 स्टेटमेंट दे दिया है और इसके नीचे निष्कर्ष दिया है। आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही और कौन सा निष्कर्ष गलत है। देखो, ये पहला भी सभी से सही होता है और दूसरा भी सभी से सही होता है, और सभी सभी रहता है तो ये जो मेन कंक्लूजन इसका आएगा वो सभी में होता है। यानी सभी बिल्ली चूहे हैं, और सभी बिल्ली चूहे पहला नंबर है, इसलिए ये सही है। और सभी सभी जब भी आए तो सारा कुछ वाला जो होता है वो सही होता है। यानी 1 और 2 दोनों सही है, और हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। इनको बनाने का कन्वर्जन मेथड है, वेन डायग्राम मेथड। मैं सब मेथड से आपको बनाने का तरीका सिखाऊंगा। एक ऐसे ही मैंने जान पहचान कराया सेलोलिज्म टॉपिक से। देखिए अगला टॉपिक कौन सा है। एजम्पशन, हिंदी में से कहते पूर्वधारणा। अब पूर्वधारणा क्या है? तो जब भी हम लोग स्टेटमेंट कोई कहते हैं, कोई बात बोलते हैं, तो उस बात के पीछे बोलने से पहले कुछ सोचते हैं। तो स्टेटमेंट देने वाला आदमी क्या सोच के उस बात को कहा, उसको जान लेना एजम्पशन कहलाता है। लोग नहीं कहता है ओ क्या सोच के बोला है, तो जो सोचेगा वही एजम्पशन है। तो आइए एक क्वेश्चन से आपकी जान पहचान कराऊं। कहता है कि सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। अब ये आदमी जो स्टेटमेंट दिया है, क्या सोच के दिया है? 2 इसमें दिया हुआ है, पहला पूर्व धारणा और दूसरा पूर्व धारणा। पहला में कहता है समाचार पत्र पढ़ने के लिए होता है, और दूसरा कहता है लोग पढ़े लिखे होंगे। आपको पता लगाना है कौन सा पूर्व धारणा सही और कौन सा पूर्व धारणा गलत है। सोचो, ये स्टेटमेंट देने वाले का क्या सोच रहा होगा इस स्टेटमेंट को देने के पूर्व, आपको ढूंढना है। तो देखो, कहता है सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। तो भाई क्यों पसंद करते हैं? इसलिए नहीं पसंद करते हैं कि समाचार पत्र पढ़ने के लिए होता है। पढ़ना एक अस्पष्ट शब्द है। पढ़ना का मतलब कहानी पढ़ना भी होता है, और पढ़ना का मतलब एबीसीडी पढ़ना भी होता है। तो इस पढ़ने के लिए लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ते। समाचार पत्र इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो देश दुनिया की जानकारी से अवगत होना चाहते हैं, न्यूज को लेना चाहते हैं, इसलिए समाचार पत्र पढ़ते हैं। इस पढ़ना का मतलब न्यूज पढ़ना भी हो सकता है, और इस पढ़ना का मतलब कहानी पढ़ना भी हो सकता है। तो समाचार पत्र कहानी पढ़ने के लिए होता है, ये गलत होगा। लेकिन समाचार पत्र समाचार पढ़ने के लिए होता है, ये सही होगा। तो ये जो पूर्वधारणा है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डाउटफुल है, क्योंकि पढ़ना शब्द यहां स्पष्ट नहीं है। इसलिए डाउटफुल एजम्पशन को एजम्पशन की श्रेणी में नहीं रखते, इसलिए ये रॉन्ग। दूसरा नंबर,
कहता है सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। सोचो, जो लोग समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं वो लोग पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है। अनपढ़ भी सोच सकता है, काश मैं पढ़ा लिखा होता तो समाचार पत्र पढ़ता। पसंद करना पढ़ा लिखा भी कर सकता है और अनपढ़ भी कर सकता है। अगर यहां रहता कि सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं तो जो पढ़ेगा वो शिक्षित होगा, लेकिन यह पढ़ना पसंद करते हैं तो पसंद तो एक शिक्षित भी कर सकता है और एक अशिक्षित भी कर सकता है। तो इससे ये नहीं क्लियर होता है कि जो लोग पढ़ना पसंद करेंगे वो पढ़े लिखे होंगे या अनपढ़ होंगे। इसलिए ये भी एजम्पशन रॉन्ग है और दोनों का दोनों रॉन्ग की श्रेणी में आएगा। तो एजम्पशन टॉपिक में हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला टॉपिक कौन सा है? आर्ग्यूमेंट, जिसे हिंदी में कहते तर्क या दलील। ऐसा विचार जो दिए गए स्टेटमेंट की पुष्टि कर दे, उसकी स्थिति को मजबूत बना दे, सामने वाले को मानने के लिए बाध्य कर दे, उसी को हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो आओ देखिए आर्ग्यूमेंट का एक क्वेश्चन। क्या स्त्रियों को सेना में बहाल कर देना चाहिए? पहला नंबर तर्क देता है हाँ, अमेरिका पहले ही कर दिया है। दूसरा नंबर, नहीं, स्त्रियां वहां की आक्रामक परिस्थितियों को झेल नहीं पाएंगी। अब आइए इस पर विचार करें। पहला नंबर, किसी भी तर्क में तुलना नहीं चलता। हम तुलना नहीं कर सकते, अमेरिका कर दिया है इसलिए हम भी कर दें, ये कोई विचार नहीं हुआ। ऐसे तर्क वीक तर्क माने जाते। इसलिए अब कोई कहे कि क्या सामने वाला अपराधी है, तो तुम कहो कि हाँ, उसका दोस्त भी अपराधी था इसलिए वो भी अपराधी है, तो ये कंपेयर नहीं हो सकता। इसलिए यह आर्ग्यूमेंट वीक है, हम इसे नहीं ले सकते। दूसरा कहता है नहीं, स्त्रियां वहां की आक्रामक परिस्थितियों को झेल नहीं पाएंगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पुरुष भी नहीं झेल सकते हैं, स्त्रियां भी स्ट्रांग होती है, पुरुष भी स्ट्रांग होते हैं। स्त्रियां भी नहीं झेल सकती है, हो सकता है कुछ पुरुष भी ना झेल पाए। तो यह कह करके देश की आधी जनसंख्या को सेना में न भेजा जाए, ये बहुत उचित नहीं होगा। इसलिए ये भी स्ट्रांग तर्क नहीं है। और तर्क का मतलब होता है जो 100% पक्का हो। 99.9% सही या 0.1% अगर गलत हो तो उसको गलत की श्रेणी में रखेंगे। इसलिए ये वीक तर्क है और ये दोनों का दोनों वीक है, हम इसे नहीं ले सकते। तो देखिए अगला कौन सा है? कंक्लूजन, जिसे हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। किसी स्टेटमेंट में से विद इन स्टेटमेंट निष्कर्ष निकालना, स्टेटमेंट के दायरे से एक अर्थ निकालना, जिसे हम लोग निष्कर्ष करते हैं। एक क्वेश्चन से उससे जान पहचान करते हैं। जहां तक साक्षरता की दर का प्रश्न है, बिहार और केरल में कोई फर्क नहीं, परंतु बेरोजगार जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में वो एक दूसरे से आगे है। अब कौन किससे आगे, सोचो। पहला निष्कर्ष, बिहार में साक्षरता दर केरल से अधिक है। दूसरा नंबर, केरल में बेरोजगार जनसंख्या बिहार से अधिक है। बिहार से अधिक है, सोचो। देखो, जहां तक साक्षरता की दर का प्रश्न है, बिहार और केरल में कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं मतलब कि वो दोनों सिमिलर हैं, लगभग सिमिलर हैं। लेकिन लगभग सिमिलर का मतलब ये नहीं हुआ कि हाँ, बिहार में ज्यादा है केरल में कम है, केरल में ज्यादा है बिहार में कम है, ये हम उसमें से नहीं निकाल सकते। तो बिहार में साक्षरता दर केरल से अधिक है, ये कहना बहुत मुश्किल है। किसमें ज्यादा किसमें कम, इसकी उसमें कोई चर्चा नहीं है, इसलिए ये निष्कर्ष गलत है। दूसरा,
केरल में बेरोजगार जनसंख्या बिहार से अधिक है। अब कहता है बेरोजगार जनसंख्या के मामले में वो एक दूसरे से आगे हैं। भाई कौन किससे आगे है, इसका कहीं कोई क्लियर संकेत नहीं दिया गया है, और दायरे से, इस स्टेटमेंट के दायरे से ये निकालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आंसर इसका नाइदर वन नॉट टू होगा, न पहला न दूसरा, दोनों गलत है। कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे हिंदी में कहते कार्यवाही। आओ कार्यवाही के एक क्वेश्चन को देखें। आपकी यात्रा रेल से हो रही है, अचानक आपकी सहयात्री को दिल का दौरा पड़ जाता है, ऐसे में आप क्या करेंगे? उसको हार्ट अटैक हो गया, आपके बगल में बैठा हुआ आदमी, आप रेल से जा रहे हैं और हार्ट अटैक हो गया, आप क्या करेंगे? तो पहला एक्शन, अपनी सीट बदल देंगे। ये मानवता के खिलाफ है, ऐसा करना गलत होगा, ये गलत होगा। लोगों को पुकारेंगे, चिल्ला चिल्ला के बुलाएंगे, अपने सहायता नहीं करेंगे, लोग को हल्ला करके बुलाएंगे, ये भी सही नहीं है। अब बारी आई दो, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उसकी सहायता करेंगे। अब देखो यहां पर डॉक्टर के पास ले जाना यह भी उचित कार्यवाही है, और उसकी सहायता करना यह भी उचित कार्यवाही है। आपकी यात्रा रेल से चल रही है, तो आपको इसमें जज करना है कि इमीडिएट एक्शन कौन सा है। क्योंकि आप रेल से जा रहे हैं, तो इमीडिएट एक्शन होगा कि पहले आप सहायता करें, उसको इस लायक बनाए कि डॉक्टर के पास पहुंचाया जा सके। वो सेकंड लेवल का एक्शन हो गया, डॉक्टर के पास ले जाना। सो आंसर अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो इमीडिएट एक्शन को हम लोग वरीयता देते हैं, और आंसर इसका डी होगा। डी हम लोग इसका आंसर देंगे। तो एक्शन में इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे, इन्हें जज करेंगे। कॉज एंड इफेक्ट। कॉज मतलब होता है कारण, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। दो आपको कथन दे देगा और कहेगा बता इसमें कौन कॉज है और कौन उसका प्रभाव है। आओ देखिए एक क्वेश्चन। इस बार चुनाव में मोहन चुनाव जीत गए। मोहन चुनाव जीत गए। अब कॉज है कि इफेक्ट है, बाद में जज करेंगे। दूसरा पढ़ते हैं। यहाँ की जनता को मोहन पर विश्वास है कि वो इस क्षेत्र के विकास में पूरा सहयोग देंगे। तो जरा सा सोचो, पहले वो चुनाव जीते हैं, तब विश्वास आया है, कि पहले विश्वास आया है तब चुनाव जीते हैं? तो निश्चित रूप से जनता को विश्वास हुआ, तो जनता ने वोट दिया, जिससे मोहन चुनाव जीत गए। तो कारण हमारा जो यहां पर है वो विश्वास है। अब प्रभाव जो है हमारा वो चुनाव को जीतना है। तो दूसरा नंबर यहां पर कॉज है और पहला नंबर उसका इफेक्ट है। तो दो नंबर कॉज और एक नंबर इफेक्ट, यही इसका आंसर होगा। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में उतारे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में और क्या क्या आइडियाज हैं, इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। आओ अगले टॉपिक से जान पहचान करें। पैसेज इन्फरेंस, गद्यांश अनुमान। अब गद्यांश अनुमान में कैसे क्वेश्चंस आते, एक जान पहचान। एक पैसेज दे देगा, भारत सरकार के इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग की संख्या में लगातार वृद्धि होगी। अब कहता क्या है, उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए कथन पर अपना निर्णय दे। क्या है कथन? इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आपको बताना है ये पूर्णतः सत्य है कि संभवतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है या संभवतः सत्य है, आपको इसमें निर्णय लेना। तो आप जानिएगा पूर्णतः सत्य असंभवतः सत्य में क्या डिफरेंस है, पूर्णतः सत्य और संभवतः सत्य में क्या डिफरेंस है, तब ना आप निर्णय ले पाइएगा कि इस स्टेटमेंट, इस पैसेज के अनुसार किस तरह का है। तो आओ सोचे। इसमें बात हो रही है लघु उद्योग की संख्या के बढ़ने की, लेकिन लघु उद्योग बढ़ेगा तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। लेकिन रोजगार के संदर्भ में इसमें कहीं कोई चर्चा नहीं है। वो हम एक अनुमान इसमें से लगा रहे हैं कि लघु उद्योग बढ़ेगा तो गारंटेड रोजगार भी बढ़ेगा।
और अगर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं हो, हम एक अनुमान के तौर पर निकाल रहे हैं, तो ये पूर्णतः सत्य नहीं होगा, ये संभवतः सत्य होगा, और इसलिए आंसर इसको संभवतः सत्य की श्रेणी में रखेंगे। जो डायरेक्ट निकले वो पूर्णतः सत्य, और जो अनुमान के तौर पर निकले वो पूर्ण संभवतः सत्य की श्रेणी में होगा। और इसीलिए चूंकि बात यहाँ लघु उद्योग की हो रही है और इसमें बात रोजगार का कह रहा है, तो निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा, लेकिन ये हम अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए संभवतः सत्य इसका आंसर होगा। तो देखिए अगला टॉपिक कौन सा है, वर्ड एनालॉजी, शब्द सादृश्यता। कैसा क्वेश्चन आता, आओ देखें। अंग्रेजी का संबंध जिस प्रकार रोमन से है, उसी प्रकार हिंदी का संबंध किससे है, ऐसे क्वेश्चन उतारे जाते वर्ड एनालॉजी। तो अंग्रेजी का जो स्क्रिप्ट होता है, जो लिपि होती है, वो रोमन लिपि होती है। उसी तरह से हिंदी की जो लिपि होती है, स्क्रिप्ट होता है, वो देवनागरी होती है, और देवनागरी हमारे आंसर डी में है, इसलिए आंसर। तो ऐसे कंपेयर बेस्ड क्वेश्चन, सादृश्यता पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते, तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इन मॉडल्स का। वर्ड क्लासिफिकेशन, शब्द वर्गीकरण, एक है क्वेश्चन से जान पहचान। कहेगा निम्नलिखित में कौन भिन्न है, कौन डिफरेंट है। पहला वृत्त, दूसरा अंडाकार, तीसरा वर्ग, और चौथा कोण। तो वृत्त भी एक क्लोज फिगर होता है, अंडाकार एक क्लोज फिगर है, बंद आकृति। वर्ग भी एक बंद आकृति है, लेकिन कोण बंद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आंसर इसका डी होगा, और डी हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। तो ऐसे वर्बल रीजनिंग के तरह तरह के मॉडल्स, लॉजिकल, क्रिटिकल, एनालिटिकल, तरह तरह के मॉडल्स हमारे एग्जाम्स में आते, जिनका हमने एक परिचय कराया, एक जान पहचान कराई। अब रीजनिंग का एक दूसरा पोर्शन है जिसे हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल, चित्रों पर आधारित क्वेश्चंस। तो आओ एक जान पहचान करें, उससे हम लोग भेंट करें। नॉन वर्बल रीजनिंग, वैसे प्रश्न जो चित्रों पर आधारित हो। पहला मॉडल इसका देखो, इसे हम लोग कहते हैं सीरीज, हिंदी में कहते हैं श्रृंखला। एक क्वेश्चन से मैं आपकी जान पहचान कराता हूं। आपके एडीओ के सिलेबस में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों की चर्चा है, इसलिए इस पर जरूर फोकस करें। कहता है चार में आकृति दे देगा और कहेगा कि बता पांचवा कौन सा। आओ देखें मेरे साथ। ये देखो बीच में लाइन है, सब में ये लाइन बना हुआ है, तो आप भी एक लाइन बना देना। अब इसको देखो, ये लेफ्ट के तरफ घुमा हुआ है, ये राइट के तरफ घुमा हुआ है, क्लोज है। फिर ये लेफ्ट के तरफ घुमा हुआ है, तो अगला जो हमारा होगा वो राइट के तरफ होगा। अब ये इस पोर्शन को देखे, ये ऊपर है, फिर नीचे है, ऊपर है, नीचे है, तो अगला ऊपर होगा। अब आइए इस ट्रायंगल को देखे, इसमें और इसमें सेम है, अगले में उलट गया, और इसमें और इसमें सेम है, तो अगले में ये उलट जाएगा। उसी क्रम को पकड़ेंगे और इस क्रम में यही इसका आंसर हो जाएगा, और इस तरह के कोई ऑप्शंस को देख के हम लोग इसके आंसर की समीक्षा कर देंगे। तो नॉन वर्बल में सीरीज में जब आता है तो सबको तोड़ तोड़ के अलग अलग देखा जाता। तो इन मॉडल्स को हम लोग देखेंगे सीरीज टॉपिक में। एनालॉजी, हिंदी में कहते हैं सादृश्यता। आओ एक क्वेश्चन से जान पहचान करें। ध्यान देना, एक का जो दो से संबंध है, वही तीन का चार से होगा। आपको पता लगाना है। सोचो, नीचे विकल्प दिया गया, इसमें से एक विकल्प इसका आंसर, विचार करो। तो देखो, ये जो आकृति है इसमें घूम गई है 180 डिग्री।
जब हम इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो शीर्ष है वो नीचे की ओर आएगा, और नीचे में शीर्ष वाला कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसे मत करे कि कुछ अनाप शनाप आंसर दे दे। इसका मतलब जो हमने लॉजिक का इस्तेमाल किया वो लॉजिक सही नहीं है। दूसरा लॉजिक देखते हैं। 1 से 2 में देखो, ये आकृति यहां पर ऐसे पलटी है, देखो यहां पर इस तरह से पलट गई है। आज जब इसको भी हम उसी तरह से पलटेंगे जैसा उसमें पलटा है, पलटेंगे तो ये सेम आकृति बनेगी, और सेम आकृति ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछता है एनालॉजी में, जिसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। आओ नेक्स्ट मॉडल को देखें। क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। एक क्वेश्चन, इन 5 में एक भिन्न है, तुम्हें ढूंढना है कौन भिन्न है, ए बी सी डी या ई। ढूंढो। तो देखो, इसमें ऊपर शीर्ष है, इसमें भी ऊपर शीर्ष है, इसमें भी शीर्ष है, इसमें भी शीर्ष है, लेकिन इसमें शीर्ष नहीं है, इसलिए आंसर इसका बी होगा, और हम लोग आंसर इसका बी दे देंगे। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में जो क्लासिफिकेशन पर आधारित। काउंटिंग, कभी त्रिभुज गिनने के लिए आता, कभी चतुर्भुज गिनने के लिए आता, कभी वर्ग गिनने के लिए आता, कभी आयत गिनने के लिए आता। तरह तरह के इस पर काउंटिंग पर क्वेश्चन पूछते। एक क्वेश्चन से जान पहचान। सोचो, कहता है इसमें कितने त्रिभुज है, आपको गिन के बताना है। जब ऐसा आए तो गिनना, 1 2 3, लिख देना 3। अब ये जो खड़ी लाइनें हैं इनको गिनो, तो ये 4 है, 1 2 3 4, तो लिखना गुने, और जितना रहे उतना C2। C2 का मतलब क्या होता है जरा से समझना, 3 गुना, इस 4 को 2 फैक्टोरियल में तोड़ दो, 4 गुने 3, और 2 को तो 2 फैक्टोरियल में तोड़ेंगे, 2 गुने 1, यहां पर हमने बना, इसको कटा दिया 2 से, तो ये हो गया 3 दूनी 6, और 6 तिया 18, यानी टोटल 18 ट्रायंगल्स इसमें होंगे, और इस तरह से मैथमेटिकल आइडियाज का उपयोग करके हम लोग आंसर निकालेंगे। तो वो सब मॉडल हम लोग सीखेंगे काउंटिंग टॉपिक। मिरर इमेज, मिरर इमेज पर क्वेश्चन आ रहा, दर्पण प्रतिबिंब, एक जान पहचान। ये एक मिरर दे दिया और ये आकृति दे देगी, कहा कि इस मिरर में देखने पर यह आकृति कैसी नजर आए। देखो, जिधर मिरर लगा रहेगा उधर ये आकृति पलट जाएगी। मैं बना देता हूं यहां पर, देखो ये आकृति यहां पलटेगी। ये देखो इस साइड में है तो ये इस साइड में आ जाएगी, ये वाला यहां पर है तो यहीं पर ये उलट जाएगा, इसे उल्टेंगे तो उलट जाएगा। ये चांद उधर मुड़ा हुआ है तो ये चांद इस तरह से मुड़ा हुआ होगा। अब देखो कि ऐसा हमारे किस विकल्प में सजाया गया है, ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी। जिधर दर्पण होगा उसी साइड में पलट करके हम लोग कंक्लूजन में से ढूंढ लेंगे। तो मिरर इमेज पर क्वेश्चंस पूछे जाते। वाटर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, किसी प्रतिबिंब को खड़ा कर दो पानी के सामने तो कैसा नजर आएगा, तो पानी तो नीचे ही रहता है, दर्पण में जल प्रतिबिंब में वो हमेशा नीचे की ओर बनता है, तो नीचे की ओर बनेगा। एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं। देखो, ये प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब इसका देखना है, तो जब भी होगा वो नीचे की ओर होगा जल प्रतिबिंब। इसको जब हम लोग पलटेंगे ये नीचे की ओर आएगा, तो ये एरो नीचे की ओर आएगा तो ऊपर की ओर हो जाएगा। देखो ये ठीक सामने में पड़ा है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। पलट करके एक इमेज समझ लो और आंसर दे दो इसका। तो ये हमारा हो गया जल प्रतिबिंब। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, आओ देखिए एक क्वेश्चन। कहता है ये कागज का एक टुकड़ा
पहले इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर उसके बाद इसको ऊपर से नीचे फोल्ड किया गया और उसमें ऐसी आकृति कटिंग कर दी गई। खोलने पर कैसा होगा विकल्प दिया हुआ है। तुम तुरंत क्या करना, इस बड़े से टुकड़े पर वो आकृति बनाना। अब देखो पहले फोल्ड किया गया है लेफ्ट से राइट की ओर, अगर गलती से तुम उल्टा पलट दोगे तो सारे अर्थ अनर्थ हो जाएंगे। तो लेफ्ट वाला राइट पर गया, राइट वाला ऊपर से नीचे आया, यानी यही वाला बचा हुआ है जिसमें वो आकृति हमें क्रिएट कर देना है, उकेर देना है। अब जैसे जैसे फोल्ड बंद किया है वैसे वैसे खोलो। जब हम इसे खोलेंगे ऊपर की ओर तो यहां बनेगा और ये वाली आकृति पलट जाएगी। आज जब हम लोग इसको ऐसे खोलेंगे तो ये दोनों कोने वाला इस दोनों कोने पर आ जाएगा और ये आकृति यहां पर पलट जाएगी और इस तरह से हम लोग इसके आंसर को बना देंगे। ऐसे क्वेश्चंस में इसी तरह से देखे जाते हैं। ऐसा हमारे विकल्प संख्या सी में है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, डॉट प्रॉब्लम्स। आओ देखें डॉट प्रॉब्लम्स को, कैसा होता है डॉट प्रॉब्लम। ऐसी एक आकृति दे दी गई और इस आकृति के नीचे 4 विकल्प दिया गया है। आपको पता करना है कि ये डॉट का जो सेक्शन है वो किस में है, ये डॉट वाला सेक्शन किसके अंतर्गत है। तो देखो ये जो डॉट है वो ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्किल तीनों का इंटरसेक्शन है। और ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्किल तीनों का इंटरसेक्शन इसमें कहीं भी नहीं है। ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्किल तीनों का इंटरसेक्शन इसमें नहीं है। इसमें भी तीनों का इंटरसेक्शन नहीं है, यहां तीनों का इंटरसेक्शन है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। वो जो डॉट वाला सेक्शन है वो आपको अपने विकल्प में ढूंढना है। कभी एक डॉट वाला आता है, कभी 2 डॉट, कभी 3 डॉट, मैक्सिमम 3 डॉट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डॉट प्रॉब्लम्स में हम लोग इसकी समीक्षा करें। फिगर कंप्लीशन, फिगर को कंप्लीट करना एक क्वेश्चन से जान पहचान। ऐसी एक आकृति दे दिया, एक सेक्शन ब्लैंक रखा है, पूछता है बताओ यहां पर क्या होगा, तुम्हें पता लगा। नीचे 4 विकल्प है, तो आपको क्या करना है, इस सेक्शन को कंप्लीट करना है। ये इसको पूरा करेंगे इस तरह से और ऐसा देखेंगे कि ये वाला सेक्शन, ये जो सेक्शन है वो किस में है। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सी इसका आंसर है। और इस तरह से हम लोग आंसर निकाल देंगे। फिगर ग्रुपिंग, फिगर को ग्रुप करना। आओ देखें एक क्वेश्चन। देखो यहां पर सब आकृतियां दी गई हैं और आपको बताना है कि इस स्थान पर कौन सी आकृति है। आओ देखें, इसमें 2 आकृति है, इसमें 4 हो गई, यानी 2 बढ़ गया। इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें भी 2 बढ़ गया। इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें भी 2 बढ़ गया। तो यहां भी 2 बढ़ा, यहां भी 2 बढ़ा, यहां भी 2 बढ़ा, ये लॉजिकल है। ये 4 है, ये 8 हो गया, ये 2 बढ़ा नहीं है, 2 गुना हो गया। तो इसमें 2 बढ़ गया, इसमें 2 गुना हो गया। इसमें भी 2 बढ़ा, देखो 5 का 2 गुना 10 हो गया, यहां 2 गुना हो गया। इसमें भी 2 बढ़ा और जब इसको 2 गुना करेंगे तो इसमें 6C होगा और 6C वाला हम लोग हैं। एक जो लॉजिक इसमें है वही लॉजिक इसमें और वही लॉजिक इसमें इस्तेमाल करके हम लोग इसके आंसर की समीक्षा करेंगे। तो आज हमने रीजनिंग के सिलेबस से आपकी जान पहचान कराई। मैंने उन सारे टॉपिक्स को आपके समक्ष उतारने का प्रयास किया, उनसे एक जान पहचान कराने का प्रयास किया जिसकी तैयारी एईडीओ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करना चाहिए। तो आइए हमारे साथ हम लोग एक एक टॉपिक के एक एक मॉडल पर प्रैक्टिस कराएंगे ताकि क्वेश्चन एक भी जगह से कहीं से छूट ना पाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।